वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में इंटरनेट पढ़ा था, उसकी कुछ सर्विसेज डिस्कस की थी, वही लेक्चर आज कंटिन्यू करेंगे। हमें कुछ सर्विसेज वो पढ़ लेनी है, ठीक है। तो लास्ट हमने ख़त्म किया था अबाउट, हम टेलनेट तक पहुंच गए थे। आज हम पढ़ेंगे आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या होता है स्टूडेंट्स? आईपी एड्रेस बेसिकली इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है। ये कौन सा एड्रेस है? It's actually the numerical identification code assigned for any device connected to a network. एक नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए, एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क पे डेटा ट्रांसफर करने के लिए हर एक का अपना अपना आईपी एड्रेस होता है। क्या होता है? अपना आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस हम बताएंगे, ये एक आइडेंटिफिकेशन देता है, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड होता है ताकि एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो जाए, ठीक है। इट एक्ट्स एज एन आइडेंटिफिकेशन इंटरफेस फॉर द इंटरनेट यूजर्स। एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्ट करने के लिए, डेटा ट्रांसमिट करने के लिए क्या होता है, हमें एक आईपी एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है। सपोज हमें कोई रिक्वेस्ट आ गई, मैंने ये डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, हमें कहीं से रिक्वेस्ट आ गई कि आपको हमें जी ये डेटा ट्रांसमिट करना है, तो हम कैसे पहचान लेंगे कि ये किस डिवाइस से आ गया, ये किस नेटवर्क से आ गया? तो हम कैसे पहचान लेते हैं? विद द हेल्प ऑफ देयर आईपी एड्रेसेस, ठीक है। तो आईपी एड्रेसेस की क्या होता है? आईपी एड्रेसेस बेसिकली करंट मेथड जो आईपी एड्रेस का हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ अ 32 बिट एड्रेस। इसमें फिर दूसरी चीज़, इसमें बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स है। हमें IPv4 है, हमें IPv6 है। IPv6 में जैसे 128 बिट एड्रेसिंग करते हैं। दिस इज अ डीप कॉन्सेप्ट। आप सिर्फ इतना, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा आईपी एड्रेस किस लिए यूज़ होता है। आईपी एड्रेस हमें यूज़ होता है फॉर द यूनिक आइडेंटिफिकेशन, ताकि हम एक डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं एक नेटवर्क के साथ, ठीक है। और आईपी एड्रेस की क्या होता है? 4 हिस्से होते हैं, डोमेन नेम और होस्ट नेम। और ये कहाँ से शुरू होता है? फ्रॉम 0 to 255 तक, ठीक है। उसके बाद हमारा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल आता है। इट्स अगेन द इंटरनेट सर्विस। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या करता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हेल्प करता है एक यूजर को ट्रांसमिट करने के लिए फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। क्या ट्रांसमिट करना है? एक फाइल। फाइल को ट्रांसमिट करने के लिए एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के तक जाने के लिए उसको कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है? FTP, दैट्स अ फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर हमें फाइल को मूव करना है फ्रॉम रिमोट कंप्यूटर कहीं दूसरी जगह से अपने कंप्यूटर तक लाने के लिए, उस चीज़ को हम डाउनलोडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाउनलोडिंग। अगर हमें फाइल को मूव करना है अपने कंप्यूटर से कहीं और फलानी, कहीं डेस्टिनेशन पे जाने के लिए, तो रिमोट कंप्यूटर, उसको हम अपलोडिंग बोलते हैं। तो दो चीज़ें आती है FTP में, एक तो आता है डाउनलोडिंग कंसेप्ट और आता है अपलोडिंग कंसेप्ट। डाउनलोडिंग होता है कि अगर हमें डेटा को लाना है फ्रॉम रिमोट कंप्यूटर से अपने कंप्यूटर तक, उसको हम क्या बोलते हैं? डाउनलोडिंग। अगर अपने से दूसरे, तो उसको हम बोलते हैं अपलोडिंग। हमें फाइल ट्रांसफर करनी है। अब ये फाइल क्या हो सकती है? ये फाइल आपका टेक्स्ट हो सकता है, ये इमेज हो सकता है, आर्ट वर्क हो सकता है, मूवी, साउंड, सॉफ्टवेयर, एनीथिंग, राइट। दिस इज ऑल अबाउट द FTP। ये थोड़ा थोड़ा याद रखना है। व्हाट इज WWW? दैट्स अ वर्ल्ड वाइड वेब। एंड वर्ल्ड वाइड वेब या W3 जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ किसके लिए? फॉर द इंटरनेट के लिए। ये क्या यूज़ करते हैं? कॉन्सेप्ट हाइपर टेक्स्ट। ये मैंने पहले इंटरनेट के इंट्रोडक्शन में आपको ये बताया था। इट यूज ए कॉन्सेप्ट कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स ऑन इंटरनेट। हाइपर टेक्स्ट क्या है? हाइपर टेक्स्ट के अपने डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स ऑन इंटरनेट हम उसको क्या बोलते हैं? वेब पेज बोलते हैं। अब वेब पेज क्या होती है? ये अलग अलग चीज़ है। वर्ल्ड वाइड वेब हमें यूज़ करते हैं फॉर द एक्सेसिंग इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। अगर हमें इंटरनेट इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है? www क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करता है? हाइपर टेक्स्ट। अब ये हाइपर टेक्स्ट क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट बेसिकली, हाइपर टेक्स्ट की वजह से हम डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, एक वेब पेज बनाते हैं। अब अगेन एक और क्वेश्चन निकला, ये वेब पेज क्या होता है स्टूडेंट? वेब पेज बेसिकली एक हमें वेब पेज बेसिकली क्या होता है? वेब पेज से हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, डिफरेंट इंटरफेसेस हम बता सकते हैं। वेब पेज क्रिएट करने के लिए हमें एक लैंग्वेज की ज़रूरत होती है जिसको हम HTML बताते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसी वर्ल्ड वाइड वेब को हम क्या बोलते हैं? वेब भी बोलते हैं, जहाँ पे यही हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, यही वेब पेज
को हम एक्सेस कर सकते हैं विया द इंटरनेट। www को एक्सेस करने हम कैसे एक्सेस करते हैं विया द इंटरनेट? बाय यूजिंग दीज hypertext documents, by using this web. Who is the creator of the www? That is a Tim Berners-Lee. It's very important. ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। वर्ल्ड वाइड वेब का क्रिएटर कौन है? टिम बर्नर्स-ली। फादर ऑफ www इन्वेंटेड वाइल एक्चुअली कब इन्वेंट हो गया जो फादर ऑफ www था? जब ये काम कर रहा था CERN में। ठीक है, समझ आ गया वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब एक्चुअली यूज होता है फॉर द एक्सेसिंग द इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। अनदर थिंग, इंटरनेट सर्विस सर्च इंजन। इंटरनेट सर्च इंजन क्या है? ये एक एप्लीकेशन है जो हेल्प हमें करता है। इट हेल्प्स यूजर टू लोकेट वेबसाइट्स कंटेनिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड रेफरेंसेस यूज्ड टू सर्च इंफॉर्मेशन। एंड अब रहे हमें इंटरनेट सर्च इंजन्स। इंटरनेट सर्च इंजन्स ये वो चीज़ हम इसको बता सकते हैं जब भी हमें किसी डेटा को एक्सेस करना है ना, कोई भी इंफॉर्मेशन हमें किसी भी साइट से लाना है, तो ये सर्च इंजन हमें हेल्प करता है इंफॉर्मेशन एक्सेस कराने के लिए, इंफॉर्मेशन को यूज़ करने के लिए। ये इंटरनेट सर्च इंजन हमें वहाँ पे हेल्प करेगा। ठीक है, अब मैं ऐसे बता सकते हैं इंटरनेट सर्च इंजन इज एन एप्लीकेशन विच हेल्प्स यूजर्स टू लोकेट वेबसाइट्स कंटेनिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड रेफरेंसेस यूज्ड टू सर्च इंफॉर्मेशन। A user types a description of the information using the user interface of the search engine. A search engine then searches the requested information on the www and result the result to the user. आप ऐसे बता सकते हो, आपको किसी भी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होगी, आप सीधे उस वेबसाइट पे वो वेबसाइट को लिखोगे, जो भी डेटा आपको चाहिए वो डेटा आपको वहाँ पे लिंक करा दे देगा, उस डेटा पे पहुँचा देगा, उस साइट पे पहुँचा देगा, और वहाँ से आप क्या कर सकते हो? इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, अब रही बात दूसरी चीज़, हमारा प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल बेसिकली एक सेट ऑफ रूल्स है, हम बता सकते हैं गाइडलाइंस है जो हमें फॉलो करनी होती है। अब रही बात, हम बात करें इंटरनेट की, यहाँ पे हमें कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स फॉलो करनी है। हमें मैसेज को ट्रांसमिट करना है ना, फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, तो वहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल्स को हमें फॉलो करनी है डेटा ट्रांसमिट के लिए। जैसे कि हमें डेटा को ट्रांसमिट क्या करना है? डेटा को ट्रांसमिट करना है बिटवीन द टू डिवाइसेस, या वो HTTP प्रोटोकॉल हम फॉलो कर सकते हैं, या इंटरनेट प्रोटोकॉल होगा, या FT फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होगा, या सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होगा, या TCP प्रोटोकॉल होगा। नॉर्मली TCP के साथ हम यूज़ क्या करते हैं? IP प्रोटोकॉल। ठीक है, सो दिस इज़ अ प्रोटोकॉल, this is all about the protocol. मतलब whenever you have to transmit the data, whenever you have to transmit the information from one device to another, you have to follow the certain protocols, right? उसके बाद use of internet। अभी तक जो भी मैं बता रही हूँ आपको खुद समझ आ गई होगी। यूज़ ऑफ इंटरनेट कहाँ पे हमें यूज़ होता है? ऑनलाइन कम्युनिकेशन के लिए, सॉफ्टवेयर शेयरिंग के लिए, एक्सचेंज ऑफ वेव्स ऑन टॉपिक्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, या इंफॉर्मेशन को पोस्ट करना, या इजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन के लिए, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए इंटरनेट का यूज़ होता है, जॉब सर्चिंग के लिए यूज़ होता है, एंटरप्रेन्योर को बढ़ावे के लिए इंटरनेट का यूज़ होता है, रिड्यूस द पैरामीटर ऑफ डिस्टेंस, डेटा ट्रांसमिट या कहीं जाने के लिए हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं। डिस्टेंस, यहाँ पे आप रिड्यूस पैरामीटर ऑफ डिस्टेंस की डिफरेंट तरीके हैं, आप किस तरीके से इसको समझोगे। आप डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, या कहीं जाने के लिए, या कुछ भी आप बता सकते हो। प्रोडक्ट प्रमोशन या फीडबैक अबाउट प्रोडक्ट्स के लिए आप इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं। कस्टमर सपोर्ट सर्विस के लिए इंटरनेट का यूज़ होता है। ऑनलाइन जर्नल्स, मैगजीन्स, एनसाइक्लोपीडिया, डिक्शनरी जो अवेलेबल होगी आपके इंटरनेट के लिए, इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए आपको यूज़ ऑफ इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ कॉन्स है, कुछ डिसएडवांटेज है, जैसे कि इंटरनेट जितना ज़्यादा आ गया उतनी इंफॉर्मेशन हम खुद से कुछ नहीं करते हैं, हम डिपेंडेंट हो गए ऑन द इंटरनेट। साइबर क्राइम जो मैंने आपको बताया था, क्राइम होता है, इंटरनेट रिलेटेड थ्रेट्स हो जाती है, कंप्यूटर रिलेटेड सिक्योरिटी ब्रीच हो जाता है, साइबर क्राइम होता है। डिस्ट्रैक्शन, ज़्यादातर लोग इंटरनेट पे ही अपना टाइम स्पेंड करते हैं। थेफ्ट ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ऑब्वियसली आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आपके पास कभी कभार कुछ डिफरेंट स्पैम मैसेज आती है, कुछ ऐसी चीज़ें आती है जिसकी वजह से आप उसके शिकार बनते हैं। स्पैमिंग, राइट, मालवेयर थ्रेट्स, सोशल आइसोलेशन, ज़्यादातर इंसान इसी पे बैठता है और लोगों से दूर हो जाता है। ओबेसिटी एंड डिप्रेशन, ऑब्वियसली मोटापा और डिप्रेशन ज़्यादा होता है जब आप ज़्यादा इंटरनेट का यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारी
ये मैंने अलग से इसलिए लाया इलेक्ट्रॉनिक मेल क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मेल इज़ अनदर मतलब हमारे सिलेबस में इसको अलग से लाया गया है ईमेल को। बेसिकली ये भी एक हमारा इंटरनेट सर्विस में ही आता है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल मेल हम बता सकते हैं ईमेल। ये ईमेल सेंड होता है इंटरनली हम बता सकते हैं एक ही ऑर्गेनाइजेशन में, एक ही डिपार्टमेंट में, मतलब अंदर डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट हम बता सकते हैं मेल सेंड हो रहा है, या एक्सटर्नली अक्रॉस द वर्ल्ड हमें मेल सेंड करना है। ठीक है, ईमेल कैन बी सेंड इंटरनली टू द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू द इंटरनल कंप्यूटर, या ईमेल कैन बी सेंड एक्सटर्नली टू एनीवन अक्रॉस द ग्लोब। ठीक, ईमेल का कॉन्सेप्ट आया कैसे? सबसे पहले एक ट्रेडिशनल मेल सिस्टम था जो कि हम बताएंगे पोस्ट बॉक्सेस, पोस्ट ऑफिस, एनवेलप्स, एड्रेसेस के थ्रू जो भी हमें मैसेजिंग डेटा को ट्रांसमिट करना होता था तो में वैसे इंफॉर्मेशन सेंड होती थी। ठीक है, अब यही कॉन्सेप्ट था कि पुराने ज़माने में ट्रेडिशनल मेल सिस्टम क्या हुआ करता था, मैसेज ट्रांसमिट होती थी विद द हेल्प ऑफ पोस्ट ऑफिस या एनवेलप्स या पोस्ट बॉक्सेस में। अब उसी को हटाने के लिए अब डिफरेंसेस क्या आ गई, यही मैसेज ट्रांसफ़र हो गई, यही मैसेज सेंड हो गई इलेक्ट्रॉनिकली। कैसे? इलेक्ट्रॉनिकली टू अदर कंप्यूटर विया इंटरनेट। अब यही मेल जब ट्रांसमिट होता है इलेक्ट्रॉनिकली अदर कंप्यूटर तो वहाँ पे किसका यूज़ होता है? इंटरनेट का। अब इंटरनेट का यूज़ करने की वजह से जो ये डेटा, जो ये मैसेज ट्रांसमिट होती है, इसको काफ़ी कम टाइम लगता है। हम बता सकते हैं इट टेक्स अ फ्रैक्शन ऑफ अ टाइम टू रीच टू द रेसिपेंट। रेसिपेंट कौन हो गया? आपका रिसीवर। ठीक है, अब हम क्या बता सकते हैं? मैसेज आर सेंट इलेक्ट्रॉनिकली टू अदर कंप्यूटर विया इंटरनेट एंड इट टेक्स fraction of the time to reach to the recipient. It allows user to send a message to another internet user in any part of the world in a real time manner. Obviously, हम इलेक्ट्रॉनिक मेल का क्यों यूज़ करते हैं? हम मेल सिस्टम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि आपकी मैसेज सेंड हो जाए दूसरे कंप्यूटर यूजिंग इंटरनेट। ठीक है, अक्रॉस द ग्लोब भी आप भेज सकते हो, आप को जहाँ भेजना हो, नियर बाई प्लेसेस या अक्रॉस द वर्ल्ड आपको अगर भेजनी है तो वहाँ पे भी आप इस डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हो, इस मैसेज को सेंड कर सकते हो। अब इस मैसेज को सेंड करने के लिए फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म इट नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू द डिजिटल सिग्नल। एक इस मैसेज को क्या बता रहा है? इस मैसेज को ट्रांसमिट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इसको किस में कन्वर्ट होना है? पहले डिजिटल फॉर्म में, तब जाके ये आगे कंप्यूटर को फॉरवर्ड हो सकती है। ठीक है, जब हम मेल को सेंड करते हैं, इस मेल को सेंड करने के साथ हम टेक्स्ट भी भेज सकते हैं, हम इमेज भी भेज सकते हैं, ऑडियो भी भेज सकते हैं, वीडियो भी भेज सकते हैं। ठीक है, और कभी कभार क्या होते हैं, हम अटैचमेंट्स भी भेज सकते हो। तो दैट मीन्स पूरा मल्टीमीडिया ग्राफिक्स एनीथिंग वी कैन यूज हेयर इन द ईमेल। राइट, अब समझ आया इलेक्ट्रॉनिक मेल हम इसको इसलिए बताते हैं क्योंकि हमें यूजिंग मैसेज को ट्रांसमिट कैसे करना है? विया इंटरनेट टू द अदर कंप्यूटर। राइट, इट्स फास्टर देन द पेपर मेल। ऑब्वियसली अभी तक मैं आपको यही बोल रही थी कि जो पहले कबार क्या होता था, हमें एनवेलप्स, पोस्ट ऑफिस में वो डाक खाना वगैरह उनकी हेल्प लेनी पड़ती थी मैसेज सेंड करने के लिए, लेकिन अब वो चीज़ें चेंज हो गई। तो दैट्स वाई इट्स फास्टर देन द पेपर मेल। Unlike telephone, the person communicating with each other needs not to be available at the same time. देखो, अगर हमें टेलीफोन कम्युनिकेशन करनी पड़ती है तो हमें दोनों इंसानों का होना ज़रूरी है, लेकिन इसमें हमें दूसरे पर्सन का होना ज़रूरी नहीं है। सेंडर टू रिसीवर जाने के लिए वेदर रिसीवर वहाँ है कि नहीं, वो बाद में भी इस मैसेज को देख सकता है। तो तभी जाके यहाँ पे क्या लिखे? अनलाइक टेलीफोन, द पर्सन कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर नीड नॉट टू बी अवेलेबल एट द सेम टाइम। रिसीवर को रेसिपेंट के पास जाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो वहाँ पे हमें अवेलेबल हो।
और मेल हम कैसे सेंड करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दिखा एग्जाम्पल abc@gmail.com। आप .org डॉट जो मैंने आपको बताया, आप कोई भी डोमेन ले सकते हो वहाँ पे। और मेल सेंड करने के लिए ऑन द इंटरनेट आपको कोई एक प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये एग्जाम में पूछ सकते हैं, जिसको हम SMTP बोलते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मेल को सेंड करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ती है। अब थोड़ी बहुत हम हिस्ट्री जान लेंगे। बर्थ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल का कब आगाज हो गया, इन द 1965। ठीक है, विद एडवांसमेंट ऑफ दिस नेटवर्क टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक मेल फर्स्ट टुक प्लेस इन 1971। टेक्नोलॉजीज का एडवांसमेंट होने की वजह से सबसे पहला मैसेज कब, ईमेल मैसेज कब आ गई, 1971 में। किसने, जब एक कंप्यूटर इंजीनियर जिसका नाम है रे टॉमलिंसन, इसको हम फादर ऑफ ईमेल भी बोलते हैं, जिसने असल में पहला क्रिएट किया था ARPANET ईमेल। कैसे, इसने एक टेक्स्ट मैसेज सेंड की बिटवीन टू मैसेज विया ARPANET। एडवांसमेंट ऑफ नेटवर्क टेक्नोलॉजीज की वजह से पहला ईमेल मैसेज आगाज हो गया, जिसने क्रिएट हो गया कब, 1971 में। इन 1971 में किसने ये किया, रे टॉमलिंसन, जिसको हम फादर ऑफ ईमेल भी बोलते हैं, जिसने क्या किया, पहला क्रिएट किया ARPANET ईमेल। कैसे, इसने दो मैसेज के बीच में मैसेज ट्रांसफर करवाई। व्हाट ही डिड, ही यूज @ सिंबल। इसने @ सिंबल को यूज किया, किससे, फ्रॉम कीबोर्ड टू डिनोट सेंडिंग मैसेज। देखो मैसेज कैसे सेंड हो गई, इसने यूज किया @ किससे, कीबोर्ड से, फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। दैट मीन्स यही कॉन्सेप्ट इसने लाया पहले ARPANET में। किसने, रे टॉमलिंसन ने। दिस वॉज अबाउट द हिस्ट्री। अब मैंने आपको बताया ईमेल क्या यूज करता है, प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो करता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ट्रांसपोर्ट करने के लिए, मेल को ट्रांसफर करने के लिए फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम विया द इंटरनेट, व्हाट which protocol it is using, that is the SMTP. SMTP protocol was first proposed in 1982. SMTP प्रोटोकॉल का काम क्या है, ये आपको हेल्प करता है मेल सेंड करने के लिए कहाँ से, फ्रॉम क्लाइंट टू द सर्वर, फ्रॉम द डेस्टिनेशन। क्लाइंट सर्वर से डेस्टिनेशन सर्वर के पास जाने तक के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, SMTP प्रोटोकॉल यूज होता है। जैसे आपको एक पर्सन से दूसरे पर्सन को मेल सेंड करना है, ठीक है, एक पर्सन आपका सेंडर होगा, दूसरा पर्सन आपका रिसीवर होगा। सेंडर से रिसीवर के पास पहुंचने के लिए आपको किस प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ती है, SMTP प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ती है। और इस प्रोटोकॉल में आपको ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। This allows anyone on the internet to send email to anyone. अगर आपको मेल आईडी पता है, आप किसी को भी मेल सेंड कर सकते हो। वहां पे आपको जरूरी नहीं आपको वो फॉलो करना है कि आपको पासवर्ड देना है, लॉग इन देना है, तब जाके आप उसको सेंड कर सकते हो। नो, इट डजंट नीड एनी काइंड ऑफ द ऑथेंटिकेशन। यू कैन सेंड मेल टू एनीबडी। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का सिर्फ एक ही मकसद है, ट्रांसपोर्ट। एक्चुअली ईमेल में एक तो ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स होते हैं और एक्सेस प्रोटोकॉल्स होते हैं। ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल के लिए हमें SMTP का यूज पड़ता है। दैट इज वाई SMTP प्रोटोकॉल में आप जंक मेल्स भी, स्पैम मेल्स भी, कुछ भी भेज सकते हो। फिर दूसरी बात हमारी आती है मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। एक्सेस प्रोटोकॉल करने के लिए हमें दो प्रोटोकॉल्स फॉलो होते हैं, एक तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ती है। जैसे कि अनलाइक SMTP, बोथ ऑफ दीज प्रोटोकॉल्स रिक्वायर क्लाइंट, हाँ
एसएमटीपी में आपको ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन इन दो प्रोटोकॉल में जिनको हम एक्सेस प्रोटोकॉल्स बोलते हैं, वो कौन सा एक्सेस प्रोटोकॉल, हमारा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल्स, ये दो प्रोटोकॉल हमारे कौन से आते हैं, मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। इसमें हमें ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड्स फॉर बोथ प्रोटोकॉल्स आर पास्ड ओवर द नेटवर्क अनएनक्रिप्टेड। इतना नहीं आप बस इतना याद रखो, एक्सेसिंग के लिए हमें दो प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ती है, कौन सा, पॉप और आईमैप। पॉप और आईमैप ट्रांसपोर्ट के लिए आपको एसएमटीपी यूज होता है। और यहाँ पे आपको क्लाइंट के साथ कनेक्ट करने, बोथ ऑफ दिस प्रोटोकॉल्स रिक्वायर्ड कनेक्टिंग क्लाइंट्स टू ऑथेंटिकेट यूजिंग ए यूजर नेम और पासवर्ड, जो कि आपको एसएमटीपी में नहीं जरूरत था। अब थोड़ा बहुत आप याद रखो ईमेल का फॉर्मेट क्या है, ईमेल मैसेज फॉर्मेट कैसा होता है। ईमेल मैसेज फॉर्मेट जो होता है इट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक तो हेडर पार्ट जो आपको इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द मैसेज, कि किसके बारे में है, कहाँ है, क्या है, किसको भेजना है, डेट टाइम। और बॉडी होता है उस मैसेज के बारे में इंफॉर्मेशन, टेक्स्ट फील्ड जिसको हम बताते हैं। मैसेज फॉर्मेट डिवाइड होती है दो पार्ट्स में, एक तो हेडर पार्ट जो आपको देगा इंफॉर्मेशन अबाउट द मैसेज, और दूसरी पार्ट बॉडी पार्ट जो आपको देगा टेक्स्ट के बारे में। ठीक है, अब हेडर पार्ट में क्या आता है, हेडर पार्ट कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट द फ्रॉम। फ्रॉम मतलब कहाँ से ये मैसेज गई, टू डेस्टिनेशन किधर मेल को, कहाँ पे मेल को सेंड करना है, और डेट, और सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या होता है, उस पूरी मैसेज का क्रक्स देता है, एक समरी देता है, मैसेज कंटेंट मतलब जिसके बारे में ये बोलना चाहता है उसका एक छोटा सा एक कंटेंट एक लाइन में उसका सब्जेक्ट बोलता है, एक यूज़र की समरी के हिसाब से उसका इन्फो देता है। फिर आता है हमारे मैं हेडर पार्ट में सीसी कार्बन कॉपी रेसिपिएंट्स, और आता है बीसीसी दैट इज ब्लाइंड कार्बन कॉपी रेसिपिएंट्स। मैं अभी आपको बताऊं कि सीसी क्या होता है और बीसीसी क्या होता है। बॉडी में क्या होता है, बॉडी में आपका टेक्स्ट होता है, आपकी मैसेज, उसके साथ साथ कभी कभार अटैचमेंट्स भी होती है। तो ईमेल मैसेज फॉर्मेट में दो चीज़ें होती है, हेडर पार्ट और बॉडी पार्ट। हेडर पार्ट में मैंने आपको बताया फ्रॉम टू डेट सब्जेक्ट सीसी बीसी, और बॉडी पार्ट में आपको टेक्स्ट ऑफ द इमेज के बारे में। एंड नाउ व्हाट इज बीसीसी एंड सीसी, ये इंपॉर्टेंट है, ये में भी पूछ सकते हैं। बीसीसी को हम बीसीसी को हम ब्लाइंड कार्बन कॉपी भी बोलते हैं और सीसी को हम कार्बन कॉपी भी बताते हैं। सबसे पहले डिफरेंस, ठीक है। बीसीसी में कार्बन कॉपीड रिसिपिएंट्स आर नॉट विजिबल टू एनीवन बट द सेंडर। ब्लाइंड कार्बन कॉपी में क्या होता है कि जब एक सेंडर को मेल सेंड करने हैं डिफरेंट लोगों को, सपोज ब्लाइंड कार्बन कॉपी में एक पर्सन को सेंड करना है 5 लोगों को मेल, ठीक है। ब्लाइंड कार्बन कॉपी में जहां रिसिपेंट को नहीं पता है कि ये मेल किस किस को गई है, recipients can't predict to whom this mail is sent। बीसीसी में क्या होता है कि सेंडर सेंड करता है मेल किसको, रिसिपेंट को, लेकिन रिसिपेंट को सेंडर करता है, फिर से बताती हूँ, बीसीसी में सपोज सेंडर सेंड करता है मेल 5 बंदों को, 5 बंदों को मेल गया, सपोज 1 2 3 4 5, लेकिन 1 को नहीं पता है कि ये मेल 2 को भी गया है, 3 को भी गया है, 4 को भी गया है, 5 को भी गया है। उसको नहीं पता है कि ये सेम मेल कितनों को गया है और किस किस को गया है। लेकिन सीसी में क्या होता है, सीसी में सबको पता चलती है, मल्टीपल पर्सन्स को सेंड करते हैं, और ये जो है हम मेल सेंड करते हैं मल्टीपल पीपल्स को और उनको पता चल जाती है। BCC use this when sending to a long list of recipients or to a recipient that should not know each other। उनको आपस में नहीं पता होती है, लेकिन CC में they are visible to all other recipients। Suppose 1 को पता है कि 2 के पास भी गया है, 2 को पता है 1 के पास भी गया है, 3 को पता है 4 के पास भी है, 4 को पता है 5 के पास भी गया है। That means यहाँ पे visibility clear है सीसी में। बीसीसी में ब्लाइंड है, तभी जाके इसको ब्लाइंड कार्बन कॉपी बोलते हैं। एक ही कॉपी, एक ही मैसेज बहुतों को गई है लेकिन आपस में किसी को नहीं पता है। सीसी में कार्बन कॉपी, एक ही मैसेज गई है बहुतों को लेकिन सबको पता है। बीसीसी में इट शुड नॉट बी यूज्ड एज अ स्पाइंग डिवाइस बट ओनली टू प्रोटेक्ट द प्राइवेसी ऑफ द मेल एड्रेस। यहाँ पे स्पाइंग नहीं होती है, यहाँ पे आप नहीं बता सकते हो कि वहाँ पे स्पाई क्या होता है, मतलब स्पाई करना ना, मतलब नज़र रखना। यहाँ पे प्रोटेक्शन होती है, प्राइवेसी होती है, लेकिन सीसी में कोई प्राइवेसी वगैरह नहीं होती है।
समझ आया बीसीसी और सीसी में क्या फ़र्क है। अब एग्जाम्पल ऑफ सीसीसी वर्सेस बीसीसी, ये एक फॉर्मेट है, ऐसे आपको समझ आ जाएगा। जैसे फ्रॉम आकाश से कहाँ गई है, टू मिलर। सीसी में जैनी को गई है, नीना को भी गई है। जैनी को भी पता है नीना के पास ये मैसेज गई है, नीना को भी पता है जैनी के पास ये मैसेज गई है। बीसीसी में जूली फ्रॉम आकाश टू मिलर, और जूली को भी गई है, मिलर को भी गई है, जूली को भी गई है, लेकिन इनको आपस में नहीं पता है। दिस इज अ सिंपल फॉर्मेट, ऐसा एग्जाम में नहीं पूछा जाएंगे। बस इतना याद है कि बीसीसी में विजिबिलिटी ब्लाइंड होती है, सीसी में विजिबिलिटी क्लियर होती है। इतना नहीं, बस एक एग्जाम्पल थी यहाँ पे। अब एडवांटेज क्या है मेल की, इट सेव्स मनी, इट सेव टाइम, इंस्टेंट रेस्पॉन्ड ऑब्वियसली एकदम से। जैसे पुराने टाइम में एक बार मेल किया तो अगले जन्म में उसका रिप्लाई आता था। रेगुलर कम्युनिकेशन ईमेल की वजह से तुरंत, नो नीड टू स्पीक टू द रेसिपेंट, आपको बात नहीं करनी है रेसिपेंट से वर्बली। मैसेज कैन बी मार्क्ड एज अर्जेंट, आप मैसेज को लिख सकते हो कि इट्स अर्जेंट। मैसेज कैन बी रीड एज अ कन्वीनियंट, incoming messages are saved, email reduces volume of paper. These are all the advantages of the email, right? अब रही बात पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्म, एक छोटा सा एक हेडिंग था आपकी सिलेबस में, पीडीएफ। ये पीडीएफ क्या होता है? पीडीएफ बेसिकली एक कंप्यूटर एप्लीकेशन है जो हेल्प करता है, इंटीग्रेट करता है सारी इंफॉर्मेशन को इनटू ए नॉन एडिटेबल फॉर्मेट में। जो पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। सबसे पहला ये सवाल आपको पूछ सकते हैं कि फुल फॉर्म ऑफ द पीडीएफ, ठीक है, समझ आ गया। अब पीडीएफ क्या है? एक कंप्यूटर एप्लीकेशन है जो क्या करता है, सारी इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करता है, इकट्ठे लाता है, किसमें? नॉन एडिटेबल फॉर्मेट। क्या आप उसको एडिट नहीं कर सकते? अब हाँ, आप कुछ सॉफ्टवेयर्स आ गए जिसकी वजह से पीडीएफ एडिट हो भी सकते हैं, जो कि पेड होते हैं, ठीक है। मेन एम क्या है इस पीडीएफ को क्रिएट करने का? मेन एम पीडीएफ को क्रिएट करने का ये है कि कंटेंट को एक साथ लाओ और सिक्योर करो। क्यों? फ्रॉम अनऑथराइज्ड व्यूइंग और मॉडिफिकेशन को। पहले ही मैंने बताया, इट्स अ नॉन एडिटेबल फॉर्मेट, इनटू ए नॉन एडिटेबल फॉर्मेट। पीडीएफ का मेन मकसद यही है कि जो भी कंटेंट, जो भी डेटा है, उसको सिक्योर करो ताकि उसमें मॉडिफिकेशंस नहीं आए, कोई अनऑथराइज्ड, कोई ऐरा गैरा इंसान उसको मॉडिफाई नहीं करे, उसको चेंज ना करे, अनलेस एंड अनटिल कोई सॉफ्टवेयर या कोई तरीका वहाँ पे ना, मतलब क्रीडेंशियल्स हो गए, तब जाके वो कर सकता है। दिस फॉर्मेट इज वाइडली एक्सेप्टेड एंड यूज्ड टू कोऑर्डिनेट एंड एक्सचेंज डेटा विद अदर्स। इस पीडीएफ की वजह से क्या है, ऑब्वियसली दिस पीडीएफ जो भी इन्फॉर्मेशन है आप ये एक्सचेंज के लिए भी यूज कर सकते हो। डेटा को ट्रांसमिट भी करते हैं ना हम पीडीएफ फॉर्मेट्स में डेटा को, ठीक है। इट सपोर्ट्स एन इंटरैक्टिव फीचर एज ए यूजर कैन इंटीग्रेट मल्टीमीडिया एलिमेंट्स। मल्टीमीडिया एलिमेंट्स आर एनिमेशन, ऑडियो और वीडियो। इस पीडीएफ में क्या है कि ये पीडीएफ मल्टीमीडिया फॉर्मेट को भी फॉलो करता है। मल्टीमीडिया फॉर्मेट मतलब हम बता सकते हैं ऑडियोज, इस पीडीएफ में ऑडियोज भी हो सकते हैं, ये ना, इस पीडीएफ में ऑडियो भी हो सकता है या वीडियो फाइल्स भी हो सकती है। ये पीडीएफ ऑडियो फाइल भी हो सकती है, ये पीडीएफ वीडियो फाइल भी हो सकती है, ठीक। दिस फॉर्मेट इज यूज्ड टू क्रिएट। पीडीएफ फॉर्मेट हम किस लिए यूज करते हैं? न्यूज़लेटर्स बनाने के लिए, एडवर्टीजमेंट्स को के लिए, मेमोरेंडम्स के लिए, प्रेस रिलीज, मैनुअल्स, वेरियस टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, जो भी खास चीज़ें होती है ना, खास डॉक्यूमेंटेशन, जो ये वाली चीज़ें मैंने आपको बताया, जर्नल्स वगैरह पब्लिशिंग के लिए हम पीडीएफ का यूज़ करते हैं। अब रही बात, इट्स एक्चुअली विद एडोब एक्रोबैट रीडर दैट सच फाइल्स कुड बी व्यूड। अब देख कैसे सकते हैं इन फाइल्स को? विद द हेल्प ऑफ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, विद द हेल्प ऑफ एक्रोबैट रीडर। ये बेसिकली एक टूल है जिसकी वजह से इन पीडीएफ फाइल्स को देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अब यही फाइल्स, यही एप्लीकेशंस, यही एडोब एक्रोबैट रीडर जो है ना, ये टूल हम ये डाउनलोड कर सकते हैं कहाँ पे? आपके विंडोज़ में भी सॉरी, आपके लिनक्स में भी। ये बेसिकली हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। अब यही पोर्टेबल फॉर्मेट पीडीएफ जो है वेरी इंपॉर्टेंट है आज की रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए, क्योंकि ई बुक्स बनाने में, ये ना, ई बुक्स के लिए हम पीडीएफ का यूज़ करते हैं, जर्नल्स के लिए हम पीडीएफ का यूज़ कर सकते हैं, ईमेल्स, मैगजीन्स में पीडीएफ का यूज़ होता है। पीडीएफ क्या करता है? आपके डेटा को सिक्योर करता है, एक साथ लाता है, इंटीग्रेट करता है, इंटैक्ट कराता है, इंटैक्ट रखता है आपके डेटा को। और उसके लिए हमें किस टूल की ज़रूरत पड़ती है? बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन जो वेरी इंपॉर्टेंट, जो सबसे पहले आ गया, दैट इज़ एडोब एक्रोबैट रीडर इज़ एक्चुअली द टूल। पहला टूल जो किसने डेवलप एक्चुअली किया था? एडोब ने, ठीक है। थोड़ी हिस्ट्री जान लेंगे।
इवोल्यूशन ऑफ पीडीएफ कहाँ पे शुरू हो गया? एडोब सिस्टम में, जो मैंने आपको बताया अभी। एडोब सिस्टम डेवलप्ड दिस पीडीएफ, इसी एडोब सिस्टम ने ही पीडीएफ कॉन्सेप्ट लाया। कब? 1993 में। और सबसे पहला वर्जन कब आ गया था? 1994 में 1.1 वर्जन। उसके बाद एक्रोबैट 2.1, उसके बाद बहुत सारे वर्जन्स आ गए। अब जो लेटेस्ट वर्जन है स्टूडेंट्स, वो आप एग्जाम के एंड में देख लेना, क्योंकि वर्जन्स चेंज होते जाते हैं। और अगर हो सके तो आप कमेंट सेक्शन में पीडीएफ का लेटेस्ट वर्जन मेंशन कर दीजिएगा। ये आपका एक होम टास्क है, ठीक है। बहुत सारे वर्जन्स जब आ गए तो बहुत सारे फीचर्स भी ऐड हो गए इस पीडीएफ में, जैसे सिक्योरिटी फीचर्स, पोर्टेबल फीचर्स, ठीक। दिस इज ऑल अबाउट द हिस्ट्री, थोड़ी बहुत। पहला कब आ गया? एडोब सिस्टम ने इस पीडीएफ का कॉन्सेप्ट दे दिया था इन 1993। हाउ टू व्यू पीडीएफ फाइल्स? पीडीएफ फाइल्स को कैसे देख सकते हैं? पीडीएफ फाइल्स अभी मैंने बताया कि एक टूल है, कौन सा? एक्रोबैट व्यूअर, एक्रोबैट रीडर टूल, जिससे हम पीडीएफ को देख सकते हैं। और पीडीएफ को हम आराम से देख सकते हैं अक्रॉस द ग्लोब। ये नहीं है एक ही सिस्टम में एक ही डिपार्टमेंट, एक ही ऑर्गेनाइजेशन ये यूज कर सकते हैं। नो, इट कैन बी यूज्ड अक्रॉस द ग्लोब। एंड दीज पीडीएफ फाइल्स पोर्टेबल, तभी जाके इसको पोर्टेबल बताया गया। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, एक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पोर्टेबल हो, मतलब दीज फाइल्स आर पोर्टेबल इन नेचर। आप इसको कहीं पे भी ओपन कर सकते हो, कहीं पर भी देख सकते हो, और कहीं पे भी किसी भी जगह शेयर कर सकते हो, किसी को भी ट्रांसमिट कर सकते हो। तभी जाके इसको हम बताते हैं ये फाइल्स क्या है, ये पोर्टेबल इन नेचर है। मीन्स यू कैन ओपन, यू कैन व्यू इन एनीवेयर विद डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस। नाउ हाउ टू क्रिएट दिस पीडीएफ फाइल्स? अब इन पीडीएफ फाइल्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं स्टूडेंट्स? इसके लिए बहुत सारे एप्लीकेशंस है, बहुत सारे टूल्स है टू क्रिएट दिस पीडीएफ फाइल्स। It becomes easier for a user to create any format into PDF. We have the various ways to create it. अब इन्हीं PDF को क्रिएट करने के लिए आप इंटीग्रेट उसमें एनिमेशंस, मल्टीमीडिया इफेक्ट्स ला सकते हो। इन टूल्स की वजह से आप हाइपरलिंक्स, बुकमार्क्स भी क्रिएट कर सकते हो while creating this PDF फाइल्स। PDF फाइल्स को क्रिएट करने के साथ साथ आप इसमें क्षमता है कि कन्वर्जन एबिलिटी की भी, मतलब आप किसी भी फॉर्मेट को यू कैन कन्वर्ट एनी फॉर्मेट टू पीडीएफ। चाहे आपकी एक्सेल फाइल हो, आपकी डॉक फाइल हो, जेपीजी फाइल हो, आप किसी भी फाइल को पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो। दैट मीन्स पीडीएफ हैज़ द capability for the conversion also, and for that we have many tools in the market जो आपको जिस फॉर्मेट में आपको ज़रूरत है उस फॉर्मेट में आपको मिल सकती है। था क्रिएशन ऑफ द पीडीएफ फाइल्स। फॉर द क्रिएशन ऑफ द पीडीएफ फाइल्स आप ये याद रखो, देयर आर द वेरियस टूल्स टू क्रिएट दिस पीडीएफ फाइल्स, राइट। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस पीडीएफ फाइल? पीडीएफ फाइल की वजह से, पीडीएफ्स की वजह से इट फैसिलिटेट्स मोबिलिटी, मतलब मूवमेंट। आप डेटा को, आप फाइल्स को ट्रांसमिट कर सकते हो, और एंड इट्स पोर्टेबल, ठीक है, बाय यूजिंग द फ्री सॉफ्टवेयर्स। तभी जाके पीडीएफ फाइल शेयर होती है बाय यूजिंग द सॉफ्टवेयर। जैसे हमारे पास एडोब एक्रोबैट व्यूअर है, आप विजुअल इफेक्ट्स भी अपने फाइल्स में ला सकते हो, आप इन फाइल्स को कन्वर्ट कर सकते हो, पीडीएफ फाइल्स को टेक्स्ट में। यू कैन इजिली कन्वर्ट ऑल द टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड फोटोज यू हैव जनरेटेड इन योर फाइल। For data transfer and sharing by emails, PDF offer a safe and straightforward approach. It supports advanced security features to protect the data from unauthorized viewing, editing or even printing. PDF का एक और इम्पॉर्टेंट एडवांटेज क्या है कि सिक्योरिटी पर्पस के लिए आप डेटा को जब ट्रांसफ़र करते हो, शेयर करते हो बाय ईमेल्स, यू कैन समटाइम्स सेंड द मेल ना, आप मेल के थ्रू PDFs भी शेयर करते हो। अब उन्हीं PDFs में मैंने आपको बताया इट्स नॉन एडिटेबल फॉर्मेट, इट्स ए नॉन एडिटेबल फॉर्मेट। विदाउट compromising with quality you can compact your actual data file। आप स्क्वीज कर सकते हो फाइल को। अगर हमारी PDF फाइल बहुत सारी MBs GBs की है, आप उस फाइल को विदाउट उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाए, विदाउट उसका डेटा ख़त्म हो जाए, आप उसको कम भी कर सकते हो।
आप डेटा कंटेंट को क्या कर सकते हो, कंपैक्ट कर सकते हो और फाइल साइज कम कर सकते हो। विदाउट डेटा में कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाएगी, डॉक्यूमेंट में कोई ऐसा ये नहीं कि डेटा लॉस नहीं होगा, बस कंपैक्ट हो जाएगी। Without compromising with quality, you can compact your actual data file. It will make the exchange of data transfer easily और कम ही टाइम लगेगा। अगर आपने बड़ी सी फाइल को कम कर दे दिया, उसकी वजह से क्या होगा, डाउनलोडिंग या डेटा ट्रांसफर होने में कम टाइम लगता है। You can use the Word to PDF converter software for converting. Not Word, even you have the Excel files, you have the JPG files. You can use any kind of a software. जो आपको फॉर्मेट लाना है, आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिस्ट ऑफ PDF रीडर है, एग्जाम में भी आपको ये भी पूछ सकते हैं विच वन अमंग दिस are the PDF readers. We have the Foxit reader, we have the Adobe Acrobat reader, we have the your web browser, Nitro reader, Google Drive, Javelin PDF reader, MUPDF, PDF Exchange editor, PDF Reader Pro free, Scheme, Soda PDF, PDF Reader Premium, Slim PDF reader, Sumatra, web browser. These are the various PDF readers जो कि आपके कुछ इसमें विंडोज़ में यूज़ होता है, कुछ लिनक्स में यूज़ होता है। जैसे लिनक्स में यहाँ पे Scheme है, सोडा है, PDF Reader Premium है। These are the PDF readers that are used for the Mac Linux operating system. So this was all about the PDF. PDF में उतना आपको पूछेंगे नहीं, PDF में ज़्यादा से ज़्यादा इतना पूछ सकते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या है, इसके लिए कौन सा टूल यूज़ करते हैं, कौन से रीडर है इसके लिए, और इसका पहला वर्जन लेटेस्ट वर्जन क्या है, और लिस्ट ऑफ द PDF रीडर्स, और क्या इसमें पूछ सकते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट द PDF। तो हमारे सिलेबस में इस वाले टॉपिक में, इस पार्ट में यही था आपका माइक्रोसॉफ्ट वाला ऑफिस सूट, और उसके साथ इन्होंने कुछ इंटरनेट, PDF एंड ईमेल मेंशन किया था। तो इसके साथ आपका ये चीज़ भी ख़त्म हो गया। तो अब होपफुली हमारा शायद लास्ट लेक्चर अब आने वाला है, ह्यूमन वेयर और फर्म वेयर आई थिंक, और भी अगर कुछ होगा वो भी डिस्कस हो जाएगा। दिस वाज ऑल अबाउट द आज मैंने आपको क्या बढ़ाया था, इंटरनेट सर्विस में हमारा रह गया था ईमेल और PDF। थैंक यू सो मच।